फाइनली स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर 8 आज यहाँ पे हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। टोटल 7 सेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। डेली हम यहाँ पे आधा घंटा पूरी की पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर हम कुछ ना कुछ रिवाइज करते हैं और होप्स तो जो हमारे सेशन चल रहे हैं हेलो 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 गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग भाई, की हाल चाल। चलो ये सभी का हालचाल बड़े ही होना चाहिए। तो फाइनली आज हमारे स्टूडेंट दरबार का हम सेशन नंबर 56 आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं सर। और लास्ट सेशन में जो आपके दिसंबर 19 का न्यू सिलेबस वाला पेपर था ना सीएस प्रोफेशनल का, उसके जो भी क्वेश्चंस थे वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। और मैंने कहा था कि आज के सेशन में जो आपके सीएस प्रोफेशनल का ओल्ड सिलेबस के अंदर पेपर बना था ना, वो आज हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। अच्छा, कई बच्चों के मन में ना ये गलत फहमी चल रही है कि न्यू सिलेबस वाला पेपर सिर्फ न्यू सिलेबस वाले बच्चे देखेंगे, ओल्ड वाले नहीं देखेंगे, और ओल्ड सिलेबस वाला पेपर ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे देखेंगे, न्यू वाले नहीं देखेंगे। मैंने पहले भी कहा था ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सर, क्योंकि सिंपल सी बात है, दोनों के एग्जाम में जीएसटी बिल्कुल सेम है। आपके एग्जाम में जो बड़े बड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चन चाहे वो न्यू के अंदर बने, वो ओल्ड के अंदर बन सकते हैं। अगर वो ओल्ड वाले हैं तो वो न्यू के अंदर बनेंगे। ऐसा नहीं है कि ओल्ड वाला बच्चा ओल्ड सिलेबस का ही दिखेगा। तो सिंपल सी बात है, अभी तक हमने जितने प्रैक्टिकल क्वेश्चन किए हैं वो सभी को देखने हैं, बट हमें यह समझना पड़ेगा कि न्यू सिलेबस के अंदर पेपर हमारा अलग बनता है और ओल्ड सिलेबस के अंदर पेपर अलग बनता है। रीजन बीइंग क्योंकि दोनों की वेटेज आपके अलग अलग है, बस ये बात ध्यान देना, ठीक है जी। अच्छा, इधर सुना ध्यान से। अब आज का पेपर स्टार्ट करने से पहले ना पहली बात तो ये समझ लो कि आज हमारा दिसंबर 19 का पेपर है और मैंने आपका पेपर पूरा चेक किया ओल्ड सिलेबस वाला। उसमें भी पूरे पेपर में ना ये लगा लो 60 मार्क्स से ऊपर का जीएसटी है, मतलब 60 नंबर से ऊपर का जीएसटी आपके एग्जाम के अंदर भी ओल्ड सिलेबस के अंदर बना है। जबकि न्यू सिलेबस के एग्जाम में 80 मार्क्स का बना था, ओल्ड सिलेबस के एग्जाम में 60 नंबर का जीएसटी बना है। अगर मैं ऑप्शन वाला भी ऐड कर दूं ना तो 60 नंबर से ऊपर का जीएसटी बना है। तो मे बी आज हमारा पूरा पेपर कंप्लीट नहीं हो पाएगा, बट आज हमारा पेपर जितना बढ़िया से जितना हमारा कंप्लीट होगा आज वो हम कंप्लीट करेंगे। फिर बैलेंस क्वेश्चन जो होंगे ना वो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, बस ये बात ध्यान दो। उसके बाद एक बात और ध्यान दो, अब दिसंबर 19 के बाद ना फिर हम करेंगे जून 19 वाला। अब जून 19 के एग्जाम में जितने क्वेश्चन बने थे वो भी हम कंप्लीट करेंगे, चाहे वो ओल्ड सिलेबस का हो न्यू सिलेबस का हो, दोनों कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर हम जीएसटी छोड़ देंगे, क्योंकि जीएसटी की हमने बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली, काफी सारे हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। वो सीए वाले भी कर लिए, सीएस वाले भी कर लिए, क्वेश्चन बैंक भी कर लिया, ऑलमोस्ट हमने सारा कुछ जीएसटी में कर लिया। बाकी जो आपके छोटे बड़े टॉपिक पेंडिंग थे वो भी मैंने रिवीजन क्लास डाल दी है, अमेंडमेंट क्लास सारी आपके पास आ चुकी है। तो ऑलमोस्ट जीएसटी की प्रैक्टिस हमारी बहुत बढ़िया से हो गई। इतनी सब जीएसटी में नंबर नहीं कटने चाहिए। अब बच्चा ये बात बोलता है फिर सर इनके बाद क्या करोगे? अब इनके बाद ना फिर हमारे इनकम टैक्स के और कस्टम के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ना वो मैं सारे कराऊंगा। इट मींस आपके इनकम टैक्स 30 नंबर का है, चाहे वो न्यू सिलेबस का है ओल्ड सिलेबस का है, दोनों के एग्जाम के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमारे एग्जाम के अंदर बन सकते हैं उसकी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। और जितने कस्टम के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं जो हमारे एग्जाम के अंदर बन सकते हैं उसकी भी हम सारी प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको मैंने पहले भी कहा था कि हम जीएसटी भी करेंगे, तो अप्रोक्सीमेटली लगा लो हमारा जून, मतलब आज हमारी मेरे ख्याल से तारीख है, आज हमारी तारीख है 8 तारीख है आज हमारी, नहीं आज हमारी तारीख 11, आज हमारी तारीख है 11, तो आज हमारी 11 तारीख है, ठीक है नी। आज हमारी 11 तारीख है, तो 11 तारीख के बाद अब जितने भी हमारे सेशन होंगे सीएस प्रोफेशनल के वो सारे इनकम टैक्स और कस्टम के जितने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे ना वो हम उसकी कंप्लीट करेंगे, बस ये बात ध्यान देना। मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का? तो आप टेंशन, बच्चा कह रहा है 11 तारीख नहीं सर, आज हमारी 10 तारीख। अच्छा 10 तारीख है, ओ माय गॉड, देख लो आपने तारीख मुझे भुलवा दी है नालायक को। आज हमारी 10 तारीख है रही, चलो अब 10 तारीख है, 11 तारीख है, 12 तारीख है। इट मींस ये सुन लो कि आज के सेशन के बाद अब जो भी हमारे सेशन होंगे ना वो इनकम टैक्स और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के होंगे, बट जून 19 का पेपर कंप्लीट करने के बाद। हाँ, पहले हम जून 19 वाला करेंगे, उसके बाद फिर हमारे सेशन इनकम टैक्स और कस्टम के होंगे, ठीक है जी। चलो इधर देखो ध्यान से, तो फाइनली अब स्टार्ट करते हैं जी। अब मैं आपको ना एक बार पेपर दिखाने जा रहा हूं, ये आपका एग्जाम है दिसंबर 19 का ना, जो ओल्ड सिलेबस का पेपर था वो ये वाला है। अच्छा, अब एक बात ध्यान से कान खोल के सुन लेना। अब आप में से ओल्ड सिलेबस के बहुत सारे बच्चों के मन में ना ये डाउट है कि सर जो आपकी जीएसटी की एग्जामिशन लिस्ट है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, क्योंकि वो हमारे मॉड्यूल में भी नहीं है।
और अभी तक मैं नॉर्मली क्लास के अंदर लास्ट बैच के अंदर यही बोलता था कि आपके मॉड्यूल में नहीं है तो एग्जाम का मतलब ही नहीं है, बट आपको फिर भी एक बार पढ़ लेनी है। बट लास्ट एग्जाम में जितने क्वेश्चन न्यू सिलेबस के अंदर एग्जामिशन के नहीं बने ना, उससे ज्यादा क्वेश्चन ओल्ड सिलेबस के अंदर बन गए थे। और बिलीव मी, बच्चे इतने शौक हुए कि भैया हमारे मॉड्यूल में जब एग्जामिशन लिस्ट नहीं दी हुई तो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कहां से बन गए, इसलिए ना बच्चों को बहुत मुश्किल लगा। और सर 15 नंबर के क्वेश्चन जो है ना 15 मार्क्स, आप यकीन करो 40 में से 15 नंबर के जो एग्जामिशन वाले क्वेश्चन है ना, वो भी आए किसमें, मैंडेटरी के अंदर आए हैं। तो भैया जिसने एग्जामिशन लिस्ट ही नहीं की होगी 15 नंबर तो गए, अब बताओ जीएसटी मुश्किल बन गया ना। तो इस बार मैंने बैच में स्पेसिफिकली कहा था, जो बच्चे मेरे बैच के होंगे उनको मैंने स्पेसिफिकली कहा था कि अगर तुम्हारा ओल्ड सिलेबस है या न्यू सिलेबस है, एग्जामिशन सबको देखनी है। और मैं यूट्यूब पे भी बहुत जल्दी वीडियो लेके आने वाला हूं एग्जामिशन की, तो आप टेंशन मत लो, एग्जामिशन की वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगी, ठीक है जी। बट आपने फिर भी एक बार अपने आप पढ़ना स्टार्ट करना है। आपको मैं दिखा देता हूं, ये मॉड्यूल ना ओल्ड सिलेबस का है। आप अपने इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाना, ओल्ड सिलेबस का मॉड्यूल खोल लेना, ओल्ड सिलेबस के अंदर जाना, सेक्शन 11 हमारा ना एग्जामिशन का होता है। अब चेक करो सेक्शन 11 ने ना, सिर्फ इन्होंने सेक्शन 11 कितना लिखा है, बस इतना लिखा है, उसके बाद इन्होंने कहीं पर भी एग्जामिशन लिस्ट आपके मॉड्यूल में दी नहीं है। ये ओल्ड सिलेबस वाला है। डायरेक्टली चैप्टर स्टार्ट कर दिया टाइम ऑफ सप्लाई का। और अगर यही मॉड्यूल में आपको न्यू सिलेबस वाला खोल के दिखाऊं तो देखो ऊपर इन्होंने सेक्शन 11 दिया, सेक्शन 11 को पहले वो एक्सप्लेन किया जो उन्होंने ओल्ड सिलेबस में एक्सप्लेन किया, उसके बाद चेक करो ये एग्जामिशन लिस्ट दी हुई है। तो न्यू सिलेबस के अंदर एग्जामिशन लिस्ट दी है, ओल्ड में नहीं दी। और कमाल की बात देखो, ओल्ड में क्वेश्चन ज्यादा बने एग्जामिशन के, न्यू में इतने बने नहीं है। तो भैया ओल्ड वाले बच्चे भी ध्यान दें, आपके एग्जाम में कम से कम भी कह रहा हूं 10 नंबर के क्वेश्चन एग्जामिशन के पक्का बनेंगे। न्यू के अंदर तो बनने ही बनने हैं, उसमें तो लिस्ट दी हुई है आपके मॉड्यूल में, चाहे दी हो चाहे ना दी हो। मुझे नहीं पता ये पेपर बनाने वाला कौन है, क्या पता जो न्यू सिलेबस वाला बना रहा है वही सेम ओल्ड का ना बना रहा हो। तो भैया हमें एग्जामिशन लिस्ट करनी है, करनी है, करनी है। एक बार आपने रीड जरूर करनी है, वो न्यू सिलेबस का मॉड्यूल डाउनलोड कर लेना, उसमें एग्जामिशन लिस्ट है, पेज नंबर 55 से यहां से एग्जामिशन लिस्ट स्टार्ट हो रही है, आपने यहां से करनी है, आपके मॉड्यूल में ही दी हुई है, ठीक है। बाकी मैं बहुत जल्दी डाल दूंगा, बट उससे पहले एक बार आप रिवीजन कर लेना, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बताया है क्योंकि अब जो क्वेश्चन होंगे ना वो एग्जामिशन के होंगे, तो बच्चा कंफ्यूज ना हो जाए कि क्वेश्चन आए कहां से हैं, ठीक है। अभी तक देखो ध्यान से, सबसे पहला हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपका इनकम टैक्स का आता है, इनकम टैक्स बाद में करेंगे। पार्ट नंबर बी यहां से स्टार्ट हो रहा है जीएसटी का, वो हम यहां से देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ना पहला पार्ट देखो, उसने पहले पार्ट में क्या लिखा है, वो ये बात कहना चाह रहा है, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ सीजीएसटी एक्ट 17 वेदर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय डिफरेंट पर्सन शैल बी सब्जेक्ट टू लेवी ऑफ जीएसटी। मतलब उसने बोला जी भैया नीचे जो भी ट्रांजैक्शन दी गई है सर्विस की ना, आपको अलग अलग केस में ये बताना है कि क्या इस पे जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, और अगर लगेगा तो कैसे लगेगा, आपको ये डिफाइन करना है। एक बार आप चेक करो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट क्या है, वो ये बात कहना चाह रहा है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, मतलब स्टेट गवर्नमेंट, एक तरह की स्टेट गवर्नमेंट हो गई ना, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान हैज प्रोवाइडेड टेक्निकल सर्विस टू एबीसी लिमिटेड ऑफ जयपुर इन द मंथ ऑफ February 19 against a consideration of 75,000 the turnover of ABC Limited in the financial year 17-18 that is 18,50,000। अब जिन बच्चों ने, जो बच्चे इस बैच के होंगे उन बच्चों ने एग्जामिशन लिस्ट पढ़ी होगी तो उनको एंट्री नंबर 7 ध्यान आ रही होगी। और एंट्री नंबर 7 में क्या लिखा था, अगर गवर्नमेंट हमें सर्विस देती है और गवर्नमेंट सर्विस बिजनेस एंटिटी को दे रही है जिसकी टर्नओवर 20 लाख रुपए तक होती है। अब मुझे नहीं पता कितने बच्चों को ध्यान आया है, आपको मैं एक बार पढ़वा भी दूं, ये चेक कर लो एंट्री नंबर 7, ये देख लो जी एंट्री नंबर 7 ये रहा। थोड़ा जूम कर रहा हूं जी, अगर गवर्नमेंट सर्विस दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, यूटी है, लोकल अथॉरिटी है, अगर बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रही है और उसकी टर्नओवर जो है ना वो 20 लाख रुपए तक है, और अगर वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट में है तो टर्नओवर 10 लाख रुपए तक है, तो वो सारी सर्विस एग्जाम्प्ट है, बस ये बात ध्यान देना। और एग्जामिशन में सर्विस कौन कौन सी नहीं आती, कुछ एक्सेप्शन थी, ये सारी एक्सेप्शन है। बट जो हमारा क्वेश्चन है आप खुद देख के बताओ, उसने क्या बोला है कि भैया टेक्निकल सर्विस है और टेक्निकल सर्विस एग्जामिशन में कवर है, और उसकी टर्नओवर कितनी है, 18.5 लाख रुपए, 20 लाख तक है। तो भैया बिजनेस एंटिटी है, कंपनी है, टर्नओवर 20 लाख रुपए तक है, तो जो भी गवर्नमेंट ने सर्विस दी उसके बदले जो कंसीडरेशन लिया ना, सिंगल पैसा भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, रीजन बीइंग एंट्री 7 में एग्जाम्प्ट है। अब एक बच्चा घबरा गया, बच्चा कह रहा है यार ऐसे तो हमारे सिलेबस में कुछ भी आ जाएगा। सर आपको मैंने पहले भी कहा था, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, हमें पूरा सिलेबस करके जाना है। और मैंने स्पेसिफिकली इस बैच के अंदर बोला भी था कि जितने भी आपके अप्रोक्सीमेट मेरे ख्याल से 60 लेक्चर हैं जीएसटी के,
अब जितने भी आपके लेक्चर है ना, वो कंप्लीट लेक्चर जो है 100% लेक्चर जो है वो ओल्ड सिलेबस को भी देखनी है, चाहे उनके मॉड्यूल में कुछ टॉपिक नहीं दिए फिर भी देखने हैं। तो एग्जामिशन उसमें से एक है। तो ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे टेंशन मत लें, आपने एक बार लिस्ट जरूर पढ़नी है। कोशिश करूंगा मैं बहुत जल्दी इसको यूट्यूब पे भी डाल दूं ताकि आप वहां से रिवीजन कर सकते हो। बट इतना समझ लेना सर, इसके बिना आपके 10 नंबर गायब हो जाएंगे और आपको ये लगेगा पेपर बाहर से आ गया। तो एंट्री नंबर 7 में एग्जाम हो गया, देखो 2 नंबर पक्के। बताओ क्वेश्चन में था क्या, बट मुश्किल क्यों लगा, क्योंकि एग्जामिशन लिस्ट हमने पढ़ी नहीं थी। उसके बाद चेक करो अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, जयपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज अवॉइडेड ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सिटी रोड्स टू पीकेओआर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड इन अप्रैल 18। However, PKOR Construction Limited could not carry out the work and failed to perform the contract work as per terms and had paid the amount liquidation damage to the Jaipur Municipal Corporation in December 18 amount of rupees 10 lakh as per the terms of contract। अब यहाँ पे उसने कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने में फेल हो गया, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के अंदर फेल हो गया तो लिक्विडेशन डैमेज चार्ज उसने 10 लाख रुपए के पे किए। तो क्या इस 10 लाख पर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? आंसर इज नो, यहां पे नहीं लगेगा। बच्चा कह रहा है सर सर्विस तो है, कंसीडरेशन भी है, ये तो 7(1) एमए सप्लाई बन गई, सारी बातें सेटिस्फाइड है। सप्लाई भी है, सर्विस की सप्लाई भी है, टैक्सेबल पर्सन भी है, इंडिया में भी है, सब कुछ सेटिस्फाइड है। बट गेट नंबर 5, चेक पॉइंट नंबर 5 जो एग्जामिशन का था ये उसमें कवर है। और ये एंट्री नंबर 62 है, आपको मैं एक बार दिखाता हूं। एंट्री नंबर 62 ये देख लो जी, एंट्री नंबर 62 एक बार यहां पे पढ़ेंगे। ये आपका है एंट्री नंबर 62, ये राजी देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है, सर्विस प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी और लोकल अथॉरिटी बाय वे टोल रेटिंग नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर ए कंसीडरेशन इन द फॉर्म ऑफ फाइन और लिक्विडेटेड डैमेज इज पेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी। ये सारे क्या होगा, एग्जाम्प्ट हो गए। इट मींस अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं किया, उसके लिए लिक्विडेटेड डैमेज चार्जेस अगर आपने पे किए हैं, तो वो सारे के सारे एग्जम्प्ट हैं। एंट्री नंबर 62 आपके सामने है। अब बच्चा कह रहा है सर इतनी एंट्री हमें याद कैसे होंगी? सर एक बार पढ़नी सारी पढ़ेंगी, इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है वो मैंने क्लास के अंदर भी कहा था, अच्छे से वो करनी है, बट एक बार रीडिंग हमें सारी की करनी पड़ेगी। क्योंकि प्रॉब्लम कहते को क्वेश्चन 2 नंबर का है, बात 2 नंबर की नहीं है, बात ये है कि अगर ये एंट्री हमें वहां पे ध्यान आ जाती तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। तो बस ये बात है। तो मेनली बस ये बात ध्यान देना कि आपको ना ये लगना चाहिए कि आपने ऐसा कुछ एग्जामिशन के अंदर पढ़ा है। एंट्री नंबर चाहे याद हो या ना हो, बात वो नहीं है। एंट्री नंबर नहीं लिख के आओगे चलेगा, बट अगर ये लिख दिया ना कि एग्जामिशन में कवर है तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है जी, तो एक बार आप चेक करो, देखो जी पहला केस एंट्री 7 हो गया, दूसरा केस क्या हो गया 62 हो गया, ये दोनों किसके हो गए एग्जामिशन, तो 4 नंबर के क्वेश्चन हो गए एग्जामिशन के। उसके बाद देखो जी अगला क्वेश्चन क्या है, XYZ Limited had made payment to 80 lakh to the Bihar government on the account of assignment of right to use mineral in the state of Bihar। मतलब बिहार की गवर्नमेंट ने आपको राइट दिए थे, ठीक है, मिनरल के असाइनमेंट के, उसके लिए आपने पेमेंट की है 80 लाख रुपए। तो क्या इस पे जीएसटी लगेगा? नहीं लगेगा। यस लगेगा, कहीं एग्जामिशन में कवर नहीं है। और आप सब जानते हो, मैंने पहले भी कहा था, राइट टू यूज, राइट टू यूज वाले केस में क्या बनेगा, सर्विस की सप्लाई बनेगा। तो भैया शेड्यूल नंबर 2 अगर आपको ध्यान आ रहा हो क्लासिफिकेशन, तो सर्विस की सप्लाई बनेगा, उस केस में क्या लग जाएगा, जीएसटी लग जाएगा। और क्वेश्चन कितने नंबर का है, 1 नंबर का। तो देखो ये 5 नंबर का पहला क्वेश्चन था ओल्ड सिलेबस के अंदर जो दिसंबर 19 में थे। 4 नंबर एग्जामिशन, 1 नंबर कौन सा आ गया, शेड्यूल 2, ये सर्विस की सप्लाई बन गया, जीएसटी लगा देंगे, बात खत्म। ये हमें आंसर लिख के आना था। बच्चा कह रहा है आपने तो कहा था कि 15 नंबर के एग्जामिशन है। अगला क्वेश्चन आपको दिखाता हूं, अगले क्वेश्चन भी आगे भी आएंगे सर। अच्छा इसका बी पार्ट देख लो, पहले बी पार्ट देख लो। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स इन द कॉन्टेक्स्ट एंड विद रेफरेंस टू द प्रोविजन कंटेन अंडर सीजीएसटी एग्रीगेट टर्नओवर एंड हाउ द सेम हैज टू बी कंप्यूटेड। 3 नंबर का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है, ये तो आप सबने किया होगा क्लास के अंदर भी। एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन क्या है सर, याद करो सेक्शन 2(6) आपने किया होगा। एग्रीगेट टर्नओवर में टैक्सेबल सप्लाई भी आएंगी, एग्जम्प्टेड सप्लाई भी आएंगी, इंटर स्टेट भी आएंगी, एक्सपोर्ट भी आएंगी, बट ऐसी इनवर्ट सप्लाई जो रिवर्स चार्ज में कवर है वो नहीं आएगी। जो भी जीएसटी और सेस होंगे वो भी काउंट नहीं होंगे। तो एग्रीगेट टर्नओवर की कंप्लीट डेफिनेशन जो मैंने आपको टेबल फॉर्म में लिखवाई थी वो आपको यहां पे लिख के आनी है। ठीक है जी। उसके बाद कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के बारे में बताओ। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मींस कौन, जो ओकेजनली बेस पे काम करने आते हैं, जिनका परमानेंट प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होता, जिनको 5 दिन पहले रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, जिनको इस फॉर्म में रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। तो उसके बारे में सारी बातें आपको लिख के आनी है। 2 नंबर के अकॉर्डिंग अगर आप 8-10 पॉइंट भी लिखोगे ना तो भी काम खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपका 2 नंबर का हो गया। ये क्वेश्चन देखो 5 नंबर का था, ये थ्योरेटिकल बेस था।
और अगर मैं पहला क्वेश्चन भी चेक करूं ना, पहला भी प्रैक्टिकल नहीं है, कैलकुलेशन बेस नहीं है, प्रोविजन बेस है। तो पहला क्वेश्चन प्रोविजन बेस और ये वाला क्वेश्चन भी प्रोविजन बेस, 10 नंबर का जीएसटी आ गया। मुश्किल क्यों लगा आपको? ये दो क्वेश्चन मुश्किल लगे, एग्जामिशन की नहीं थी, बाकी तीनों क्वेश्चन आपके आसान है। अगला क्वेश्चन देख लो जी, ये लो 5 नंबर का एक और क्वेश्चन आ गया जी एग्जामिशन का। फिर मुश्किल हो गया पेपर, रीजन बिंग एग्जामिशन में दिक्कत आई है, बट अब दिक्कत नहीं आएगी। अब एक बार चेक करना, वो ये बात कहना चाह रहे हैं, समोदय चैरिटेबल ट्रस्ट एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, registered under section 12AA of the income tax act 1961 furnish the following detail of incomes received with respect to the activity undertaken by it during August 18। एक चैरिटेबल ट्रस्ट एक्टिविटी कर रहा है, उससे उसको रिसिप्ट आ रही है, आपको ये बताना है इस पे जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, आपको ये बताना है। पहले तो क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जो अभी जिसने अभी बैच खत्म किया हो या जिसने अभी रिवीजन की हो, मे भी उसको ध्यान आ रहा हो चैरिटेबल ट्रस्ट का। जब ये एंट्री मैंने की थी ना, याद करो, आपको मैंने सीए फाइनल का मॉड्यूल दिखाया था और आपको मैंने कहा था कि आपके मॉड्यूल में अच्छे से डिफाइन नहीं है, तो सीए फाइनल के मॉड्यूल में अगर आपको ध्यान आ रहा हो, एंट्री नंबर 13 चैरिटेबल ट्रस्ट वाली हमने की थी। अच्छा, एक बात और बताओ, जो बच्चे अब डेली बेस पे आ रहे हैं, अभी जो हमने पीछे अभी एक लेक्चर लगाया था, उसके अंदर मैंने कहा था होटल और एकोमोडेशन वाले केस में लिमिट अमेंड हुई है 1000 और लेस। याद करो, 1000 और लेस, आपको मैंने कहा था ये अमेंडमेंट एंट्री नंबर 13 में नहीं आई। और एंट्री नंबर 13 किसकी थी? चैरिटेबल ट्रस्ट। याद करो, मंदिर के अंदर कोई रूम है, मंदिर के अंदर कोई हॉल है, ठीक है, तो उस केस में क्या लगेगा? एंट्री नंबर 13 लगेगा ना, ये क्वेश्चन उसका है। ऊपर देखो उसने क्या लिखा है, चैरिटेबल ट्रस्ट। एक बार आप चेक करना, रेंटिंग ऑफ रूम वेयर द चार्जेस आर 500 पर डे। अपने आप बोल दो नहीं, रूम की रेंटिंग है 500 रुपए पर डे है, तो भैया 1000 से कम है, टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल, तो एग्जाम्प्ट हो गया, तो ये हो गया एग्जाम्प्ट, इस पे कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद कह रहे हैं रेंटिंग ऑफ रूम वेयर चार्जेस 1500 पर डे, हाँ जी 1500 पर डे, तो भैया 1000 से ऊपर हो गया, तो उस केस में टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल, टैक्सेबल, इस केस में जीएसटी लगेगा, इस 3 लाख रुपए के ऊपर जीएसटी लग जाएगा। उसके बाद एक और रेंटिंग ऑफ कम्युनिटी हॉल गिवन फॉर सेलिब्रेशन फॉर विच अमाउंट चार्ज 25,000 और मोर पर डे। अब याद करो, इसका जो वहां पे किराया था वो कितना था? 10,000 था, अगर आपको ध्यान आ रहा हो, और अगर 10,000 था तो उस केस में क्या हो गया? एग्जम्प्ट या टैक्सेबल? टैक्सेबल। रीजन बिंग यहाँ पे 25,000 है, एग्जम्पशन 10,000 रुपए तक की होती है, बस ये बात ध्यान दो। एक बच्चा कह रहा है यार हमें एक बात समझ में नहीं आ रही, अभी तो सर ने कहा लिमिट 1000 रुपए की है, अभी सर कह रहे हैं लिमिट 10,000 रुपए की है। नालायक को, 1000 रुपए की लिमिट मैंने रूम वाले केस में कहा था, यहां पर रूम लिखा है, उसने लिखा है कम्युनिटी हॉल, और अगर कम्युनिटी हॉल की बात करूंगा उस केस में लिमिट मे भी, अगर आपको ध्यान आ रहा हो, 10,000 की थी। अगला पढ़ लो जी, अगला फिर शॉप्स हैं वो किराए पर दी जा रही हैं, तो एग्जाम्प्ट हो जाएंगी, तो ये सारी के सारी एग्जाम्प्ट हो गई, तो सिर्फ दो चीजें टैक्सेबल है, 3 लाख और 5 लाख, 8 लाख रुपए की वैल्यू टैक्सेबल है। सर हमें इसका आंसर दिखाओ ना, कैसे हमें लिख के आना है? ये देखो टेबल फॉर्म में इसका आंसर आपको लिख के आना है, ये रहा, आपको दिखाऊं, देखो ये पहला तो नील आ गया, इसका आंसर देख लो री, ये टेबल फॉर्म में आपको आंसर लिख के आना है। जो ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे हैं, न्यू सिलेबस वाले बच्चे हैं, एग्जामिशन के जब भी क्वेश्चन बनेंगे इस तरह से आपको आंसर लिख के आना है। उसके बाद देखो रेंटिंग ऑफ रूम 1500, ये 3 लाख रुपए टैक्सेबल, कम्युनिटी हॉल 25,000, ये 5 लाख रुपए यहां पे आएगा, उन्होंने गलती से वहां लिख दिया 5 लाख ये, और ये शॉप्स हो गया नील, तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई कितना हो गया? 8 लाख रुपए, ये आंसर आ गया। सर वर्किंग नोट्स तो बनाए नहीं उसने, नालायक, देखो नीचे बनाया वर्किंग नोट्स, ये नीचे बनाया वर्किंग नोट्स, एंट्री नंबर 13 देखो दिखा हुआ है ना, एंट्री नंबर 13, और देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, रूम की रेंटिंग भैया अगर 1000 और मोर है तो टैक्सेबल है, अगर 10,000 है उससे ऊपर है टैक्सेबल है, और अगर शॉप 10,000 या उससे कम ऊपर होंगी तो टैक्सेबल होंगी, अगर 10,000 से कम होंगी तो एग्जाम्प्ट है। तो शॉप वाला किराया कितना दिया हुआ इसमें? 6,000 पे किराया दिया हुआ ना, तो एग्जाम्प्ट हो गया। तो ये एंट्री नंबर 13 है, इसके बेस पे क्वेश्चन आया है। अब देखो 5 नंबर का क्वेश्चन कितना सिंपल था, अगर एंट्री नंबर 13 हमें ध्यान आ जाती। सर पेपर तो आसान आया था, बट क्या करें सर, हम एग्जामिशन करके नहीं गए थे, करके जानिए इस बार। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, मत आना आप किसी की बातों में, मत आना किसी की बातों में। ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे तो कान खोल के सुन लें भैया, क्योंकि पेपर बनाने वाला मेरे अकॉर्डिंग अब सेम है। क्योंकि अगर वो एग्जामिशन का चैप्टर डाल सकते हैं ना, और न्यू सिलेबस से भी ज्यादा डाल सकता है, तो कमाल कर दीजिए। मतलब उसमें 70 मार्क्स का जीएसटी तब एग्जामिशन आई है 8 से 10 नंबर की, आप में 40 से 45 नंबर का जीएसटी एग्जामिशन आई है 15 नंबर की। आप खुद सोच सकते हो कि आपके एग्जाम में कितनी बड़ी वेटेज है। और मुझे नहीं पता जुलाई अब कमिंग एग्जाम में आएंगी नहीं, मुझे नहीं पता, बट मैं कह रहा हूं आए ना आए, हमारा फर्ज क्या है कि भैया 5 नंबर की भी आए, 5 नंबर हमारे फ्री के आने चाहिए।
ठीक है जी। तो एक बार आपने रीड जरूर करनी है। आपको बता दिया न्यू सिलेबस वाला मॉड्यूल डाउनलोड कर लेना, पेज नंबर 55, वहां से आपने एग्जामिशन एक बार रीडिंग जरूर करनी है, जैसे आप नॉर्मल रीडिंग करते हो। उसके बाद आओ जी, क्वेश्चन देखो, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। ये क्वेश्चन नंबर 2 कितने नंबर का था? 5 नंबर का। अब इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये 2 पॉइंट एग्जाम्प्ट हो गए, ठीक है जी, और ये 2 पॉइंट टैक्सेबल हो गए, बस ये बात ध्यान दो। अगला क्वेश्चन देखो जी, अगला क्वेश्चन भी एग्जाम्पशन का। ओ माय गॉड, तो 5 और 5 10 और 4 14, 14 नंबर एग्जाम्पशन के हो गए। देख लो, अगला क्वेश्चन भी एग्जाम्पशन का है। मिस्टर मयंक कोहली, मिस्टर मयंक कोहली, नाम चेंज कर दिया विराट कोहली का, इन्होंने बोल दिया मिस्टर मयंक कोहली। मिस्टर मयंक कोहली, ए फेमस क्रिकेटर, furnish you the following information and particular of his various receipt oblique incomes for the month of March 19। एक क्रिकेटर है, उसको इनकम आ रही है, रिसिप्ट आ रही है मार्च 19 में, यहां से आ रही है। आपको बताना है टैक्सेबल एग्जम्प्ट क्या होगा, वो आपको बताना है। पहला पॉइंट देखो जी, रिसिप्ट फ्रॉम स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया फॉर पार्टिसिपेशन इन रिकॉग्नाइज इवेंट ऑफ मैचेस। याद करो, एक एंट्री नंबर 82 आपने की थी। रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को अगर हम सर्विस दे रहे हैं और रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी इवेंट में जाके सर्विस दे रहे हैं, तो सारी सर्विस क्या होती है? एग्जम्प्ट होती है। उस केस में मेरे हाथ में जो पैसा मिलेगा वो टैक्सेबल है। आपको मैं एक बार पहले एंट्री पढ़ा दूं ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, उसके बाद फिर क्वेश्चन देखेंगे। ये देखो रही एंट्री नंबर 82, ये रही एंट्री नंबर 82 आपके सामने आ जाए। एंट्री नंबर 82 नहीं, सॉरी, एंट्री नंबर 82 नहीं है, स्पोर्ट्स इवेंट। एक बार चेक करना कौन सी एंट्री है। ये रहा जी, एंट्री नंबर 68 है, एंट्री नंबर 68 है, यहां पे 68 करना। लो जी, यहां पे 68 एंट्री आएगा, ये लो। अब यहां पे एक बार चेक करना, एंट्री नंबर 68। ये एक बार इसको मैं हटा दूं, क्योंकि जब क्लास में समझाया था तो कांटे बच जाते हैं। ये लो। अब यहां पे एक बार चेक करो, देखो जी, एक बार जूम करके दिखा रहा हूं। अब यहां पर ध्यान से पढ़ना, सर्विस प्रोवाइडेड, सर्विस प्रोवाइडेड किसको? टू ए रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी। रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को सर्विस दी जा रही है बाय कौन? एन इंडिविजुअल एज ए प्लेयर, रेफरी, अंपायर, कोच और टीम मैनेजर। क्वेश्चन किसका आया है? प्लेयर का आया है। उसने बोला ना क्रिकेटर, तो प्लेयर उस केस में यहां पे कवर हो गया। फॉर पार्टिसिपेशन इन ए स्पोर्टिंग इवेंट ऑर्गेनाइज बाय रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी। इट मींस अगर इसमें पार्टिसिपेशन की सर्विस दी जा रही है, फिर जो कंसीडरेशन आएगा फिर एग्जाम्प्ट होगा। अब बच्चा कह रहा है सर इसके अलावा यहां पे क्या कवर नहीं होगा? सर एक बात में सोच के बोलना, आईपीएल, आईपीएल यहां पे एग्जाम्प्ट नहीं होंगे। उससे जो मिलने वाला पैसा है वो टैक्सेबल एग्जाम्पशन में कवर नहीं है। उसके बाद अगर एज ए सिलेक्टर सर्विस दे रही हो, कमेंटेटर सर्विस दे रही हो, ये भी सर्विस क्या है? टैक्सेबल। रीजन बीइंग उसने ना तो यहां सिलेक्टर कवर किया है, ना ही कमेंटेटर कवर किया है। तो पहली बात तो एक बार चेक करो, इसमें उसने क्या बोला जी? रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी इवेंट है, तो भैया इस केस में 30 लाख रुपए है, एग्जम्प्ट है, सिंगल पैसा टैक्सेबल नहीं है, एंट्री 68 में। फिर वो कहना चाह रहा है रिसिप्ट फ्रॉम फ्रेंचाइजी ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग। लो जी, आईपीएल। अब आईपीएल में जो भी आपको टीम है, चेन्नई सुपर किंग्स हो गया, मेरे ख्याल से बेंगलोर हो गया, ठीक है जी, और मुंबई इंडियंस हो गया, जो भी है इनको जितना पैसा मिलता है ना क्रिकेटर को, ये सब पैसा टैक्सेबल है। रीजन बिंग वो एंट्री 68 में कहीं भी कवर नहीं होता, ठीक है। तो ये क्या हो गया? टैक्सेबल। अगला, रिसिप्ट फ्रॉम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग अकेडमी फॉर प्रोवाइडिंग कोचिंग टू यंग प्लेयर, द अकेडमी इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये भी क्या हो जाएगा? एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ट्रेनिंग की सर्विस एग्जाम्प्ट है, तो ये 30 लाख रुपए ये भी हो गया हमारा एग्जाम्प्ट, ठीक है। अब सोच के बोलना, सिर्फ 50 लाख रुपए टैक्सेबल है, बात ध्यान देना। अच्छा, इसके आंसर में शायद इन्होंने ना एंट्री नंबर गलत ना लिखा हो, एक बार देख लेते हैं। एक बार कहां पे गया? अच्छा, ये रहा ना, एक बार। अच्छा, यहां पे इन्होंने लिखा हुआ है नोट रजिस्टर्ड। ओ माय गॉड, इधर देखो ध्यान से एक बार। इन्होंने यहां पे लिखा हुआ है ये ट्रस्ट जो है, एक बार चेक करना, ये ट्रस्ट जो है रजिस्टर्ड नहीं है 12 में। तो भैया रजिस्टर्ड नहीं है, फिर तो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। फिर टैक्सेबल होगा ना, क्योंकि मैंने यहां पे पढ़ लिया कि रजिस्टर्ड है। ध्यान रखना, यहां पे देखो एक छोटा सा पॉइंट आ गया बीच में। अब ये गलतियां एग्जाम के अंदर होती हैं। देखो, अगर सोच के बोला, अगर मुझसे गलती हो सकती है,
क्योंकि मैंने ये पढ़ लिया कि ट्रस्ट वो रजिस्टर्ड है 12AA में, तो उस केस में एग्जाम्प्ट होगा, क्योंकि चैरिटेबल ट्रस्ट को दी गई एक्टिविटी सारी एग्जाम्प्ट होती हैं। बट यहां पे लिखा है कि वो ट्रस्ट जो है रजिस्टर्ड नहीं है, तो अगर ट्रस्ट रजिस्टर्ड नहीं है, उसको अगर सर्विस दी जा रही है भैया, फिर तो टैक्सेबल है। तो ये 30 और 50 80 लाख रुपए हमारा क्या हो गया, टैक्सेबल। एक बार चेक करना है यहाँ पे, ये लो जी, पहला तो हो गया एग्जाम्प्ट हो गया, एंट्री 68 में एग्जाम्प्ट हो गया जी। फिर दूसरा ये वाला इंडियन प्रीमियर लीग हो गया, ये टैक्सेबल हो गया। और देखो ट्रस्ट यहाँ पे अगर रजिस्टर्ड नहीं है, उस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे टैक्सेबल 30 लाख रुपए आ गया। तो 50 और 30 80 लाख रुपए टैक्सेबल। जीएसटी 18% है, तो ये हमारा जीएसटी निकल के आ गया। और उसने हमसे मांगा ही क्या था, उसने हमसे यहाँ पे मांगा था जीएसटी मांगा था ना। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एंड अमाउंट ऑफ जीएसटी। तो भैया वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई 80 लाख रुपए है, और जीएसटी हमारा कितना निकल के आएगा, इसका अगर मैं 18% निकाल दूंगा तो ये हमारा जीएसटी निकल के आएगा। तो ये क्वेश्चन देखो एग्जाम्पशन का है, ठीक है। तो कई बार छोटे छोटे पॉइंट एग्जाम में देखो, यहाँ पे हम नोट अगर मिस हो रहा था तो इट मीन वो क्या बन गया, अगर नोट मिस हो रहा था फिर हम बोलते रजिस्टर्ड, फिर वो एग्जाम्प्ट करके आते हैं। तो उसने क्या बोला, नोट रजिस्टर्ड, इट मीन वो रजिस्टर्ड नहीं है, उस केस में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। तो 50 और 30 80 लाख रुपए हमारा टैक्सेबल निकल के आएगा, ये बात ध्यान देना, ठीक है जी। तो ये हमारा पॉइंट यहां पे निकल के आ गया, क्लियर है जी। अब देखो 3 क्वेश्चन हमारे, 5 नंबर का ये, 5 नंबर का ये एग्जाम्शन का, और 4 नंबर के वो, 14 नंबर क्वेश्चन एग्जाम्शन के हो गए, और एक हमारा नॉर्मल क्वेश्चन है, और 5 नंबर का थ्योरी बेस वाला क्वेश्चन है। तो टोटल हमारे अभी तक कितने क्वेश्चन हो गए, 20 नंबर का जीएसटी हमारा हो गया। आगे देखो भी, उसके बाद ई पॉइंट यहां से मैंने हटा दिया है, ये कस्टम का है, कस्टम हम बाद में करेंगे। अगला फिर यहां पे आ जाओ जी, अगला क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4, ये लो जी। अब वो ये बात कहना चाह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स आइदर क्वेश्चन 4 और 4A, मतलब इसमें ऑप्शन है या तो क्वेश्चन 4 करो या 4A करो। हमें तो दोनों ही करने हैं, क्योंकि हमारा तो एग्जाम चल नहीं रहा, हमें तो दोनों में जितने क्वेश्चन आए थे वो दोनों करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ना, क्या लिखा हुआ है जी, वो ये बात कहना चाह रहे हैं, explain the provisions of CGST Act 17 relating to issuance of credit note in context of CGST. What is impact on GST liability in this regard? लो जी, क्रेडिट नोट के बारे में आपको लिख के आना है। याद करो क्लास में एक आपने सेक्शन 34 किया होगा डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का, याद आ रहा है। डेबिट नोट के बारे में मैंने क्या कहा था, डेबिट नोट कब इशू करते हैं, अगर पहले इनवॉइस मैंने काटा उसमें वैल्यू कम है और अगर वैल्यू को मुझे बढ़ाना है तो क्या आएगा, डेबिट नोट आएगा। और अगर वैल्यू पहले ज्यादा है और अगर वैल्यू मुझे कम करनी है, उस केस में क्या आएगा, क्रेडिट नोट आएगा। तो भैया क्रेडिट नोट किस किस केस में आएगा, वो बातें आपको डिफाइन करनी है। अच्छा, एक बच्चा कहता है सर भाई वैल्यू पहले ज्यादा है, उस वैल्यू को हमें कम करना है, तो उस केस में क्रेडिट नोट आएगा। ये बात समझ में आ गई, बट वैल्यू हम कम करेंगे क्यों सर, कई रीजन हो सकते हैं। आपने वैल्यू जो पहले निकाली, आपको बाद में पता लगा ये वैल्यू इस रूल से निकलनी थी, तो वैल्यू कम आनी चाहिए। फिर दूसरा तरीका क्या होगा, आपको लगा रेट 18% नहीं है, रेट 5% है। अब अगर रेट 5% करोगे तो भी वैल्यू कम हो जाएगी, तो भी टैक्स कम हो जाएगा। फिर आपको लगा कि जो सर्विस आपने, जो गुड्स आपने टैक्सेबल किया वो एग्जम्प्ट है। अब अगर भैया एग्जम्प्ट वाला टैक्सेबल कर दिया तो हमें एग्जम्प्ट करना है, तो वैल्यू कम होगी, तो भी क्या आएगा, क्रेडिट नोट आएगा। मतलब किसी रीजन की वजह से अगर इनवॉइस की वैल्यू ज्यादा है, उस वैल्यू को हमें गिराना है, तो क्रेडिट नोट। और आपको मैंने पहले भी कहा था, क्रेडिट नोट की डिटेल जो हम फर्निश करते हैं उसकी एक टाइम लिमिट होती है, सितंबर, अगर आपको ध्यान आ रहा हो। और डेबिट नोट की जो टाइम लिमिट लास्ट वाली होती है, उसकी कोई टाइम लिमिट स्पेसिफिकली लॉ में कहीं नहीं लिखी हुई, तो वो टाइम लिमिट भी आपको लिख के आनी है। और डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में क्रेडिट नोट कब कब इशू करना होता है वो आपको लिख के आना है, डेबिट नोट के बारे में कुछ लिख के नहीं आना। तो देखो क्वेश्चन ये 5 नंबर का है, बिल्कुल सिंपल थियोरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, बट इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, बच्चे को कितना लिखना है। तो भैया पूरा प्रोविजन जो क्रेडिट नोट का है सेक्शन 34 में, वो सारा प्रोविजन आपको लिख के आना है। और अमेंडमेंट मैंने आपको बताई दी थी कि अगर आप एक इनवॉइस कटेगा, उस इनवॉइस के लिए मोर देन 1 क्रेडिट नोट भी इशू हो सकते हैं, और अगर मोर देन 1 इनवॉइस होंगे तो उन सब इनवॉइस के लिए एक क्रेडिट नोट भी इशू हो सकता है। ये अमेंडमेंट आई थी डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में, वो अमेंडमेंट भी आपको साथ में लिख के आनी है, ठीक है। तो ये आपको इसका आंसर डिफाइन करके आना है, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का पक्का लिखाओगे। चलो जी, अगला क्वेश्चन फिर हमारा कस्टम का है, इसको भी छोड़ दो। उससे अगला क्वेश्चन फिर यहां पे आ जाओ जी। अब ये क्वेश्चन हमारा है, ये हमारा है जी टाइम ऑफ सप्लाई का। इसके अंदर हमें बताना क्या है, एक बार देखते हैं क्या बताना है हमें। हाँ जी, टाइम ऑफ सप्लाई बताना है। आओ जी एक बार क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी, पॉइंट नंबर सी, गणेश ए रजिस्टर्ड पर्सन हैज रिसीव द सप्लाई ऑफ सर्विस
फ्रॉम नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, मतलब बाहर से मैं सर्विस की सप्लाई ले रहा हूं, तो इट मींस पहली बात इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, और आप सब जानते हो इंपोर्ट ऑफ सर्विस वाले केस में रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होता है, फॉरवर्ड चार्ज एप्लीकेबल नहीं होता। फिर वो कहना चाह रहा है अकॉर्डिंगली द टैक्स इज लाइबल टू बी पेड बाय रेसिपिएंट ऑन रिवर्स चार्ज, बिल्कुल सही बात है। गणेश प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सर्विस रिसीव्ड बाय हिम। अब रिवर्स चार्ज में कोई बच्चा बताएगा रिवर्स चार्ज में पॉइंट ऑफ टैक्सेशन सर्विस वाले केस में कैसे निकलता है? एक बच्चा कह रहा है सर सर्विस वाले केस में रिवर्स चार्ज में आपने हमें ना सेक्शन 13(3) बताया था, शायद सेक्शन 13(1) तो आपने कहा था नॉर्मल है, 13(2) फॉरवर्ड चार्ज में और 13(3) रिवर्स चार्ज में। और हमें ध्यान आ रहा है कि आपने ना रिवर्स चार्ज में ये कहा था कि अगर इनवॉइस के 60 दिन के अंदर पेमेंट आ गई तो पेमेंट की रेट पीओटी बनेगा, और अगर इनवॉइस के 60 दिन के अंदर पेमेंट नहीं आती तो 61st डे जो होगा ना वो पीओटी बनेगा। और पेमेंट का मतलब क्या होता है? जिस दिन बुक्स में एंट्री पास करोगे और जब बैंक में, बच्चा कह रहा है नालायक, क्रेडिट होगा। सर क्रेडिट जब करते हैं ना फॉरवर्ड चार्ज है, रिवर्स चार्ज है। दोबारा बोलो पेमेंट का मतलब क्या बनेगा? जिस दिन बुक्स में एंट्री पास करोगे और जब बैंक में डेबिट होगा विच एवर इज अर्लियर, वो हमारी पेमेंट की रेट बनेगी। तो देखो जी पहली बात तो इस दिन बुक्स में एंट्री पास की है और इस दिन आपका डेबिट हुआ है, तो इनमें से अर्लियर, पहले तो बताओ इनमें से अर्लियर क्या है? तो 10 तारीख है, ये हमारी बन गई डेट ऑफ पेमेंट। ठीक है, इसको मैं इग्नोर कर दूं। उसके बाद ये इनवॉइस है 20 नवंबर, अब आपने बोल देना 20 नवंबर, तो 20 नवंबर से 10 दिसंबर, क्या ये 60 दिन में इनवॉइस है या नहीं है? साफ साफ है, साफ साफ 60 दिन में इनवॉइस है। तो अगर 60 दिन में है फिर पेमेंट की डेट पीओटी बनेगा, और पेमेंट हमारी क्या है? 10 दिसंबर, तो ये हमारा पॉइंट ऑफ टैक्सेशन आएगा। बताओ क्वेश्चन में है क्या? बच्चा कह रहा है देख तो लो उसने मांगा क्या है? कुछ नहीं मांगा उसने, 3 नंबर के अंदर तो ये मांगा है कि उसके प्रोविजन लिख के आ जाओ रिवर्स चार्ज के, देखो 13(3) जो भी हम पढ़ रहे थे, और 2 नंबर के अंदर ये मांगा है उसकी डेट बता दो, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन सप्लाई क्या बनेगा, डेट बता दो। ये 5 नंबर का क्वेश्चन टाइम ऑफ सप्लाई का है, ये प्रोफेशनल के क्वेश्चन है, एग्जीक्यूटिव के नहीं आप देख रहे। और आप ही फिर बाहर आके बोलते हो पेपर मुश्किल बनता है। सर पेपर मुश्किल नहीं बनता, 3 घंटे के अंदर ना बिल्कुल रिलैक्स माइंड से अगर पेपर करोगे मुश्किल नहीं बनता। हाँ ये बात अलग है कि जिन्होंने एग्जामिशन नहीं की थी, गलती उनके अंदर उनकी भी नहीं थी, बट अभी तो पता है ना कि हमें एग्जामिशन करनी है, चाहे मॉड्यूल में नहीं दी सर, मैं सिंपल से बात कर रहा हूं, फिर भी करनी है। चाहे हमारे एग्जाम में 40 नंबर का जीएसटी है फिर भी करनी है, एग्जामिशन तो करके जानी है सर, चाहे वो 5 नंबर की हैं, 10 की हैं, 15 की आ गई हैं लास्ट एग्जाम के अंदर। तो अगर वही बच्चे ने 15 नंबर की एग्जामिशन की होती, आप खुद समझ लेते आपके मार्क्स कितने बढ़िया आते। बट कोई दिक्कत नहीं है, कुछ सीखने को ही मिलेगा, तो आपने जरूर करके जानी है। ठीक है, और मैं भी कोशिश करूंगा वो डाल दूं, आप वहां से भी देख लेना। लो जी, ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया 5 नंबर का। तो 5 और 10, 10 नंबर का तो ये हो गया जी हमारा जीएसटी। 10 और ऊपर हमारा मेरे ख्याल से 20-25 नंबर का ही हो गया था, तो 30-35 नंबर का जीएसटी हमारा अभी तक हो गया। ऐसा करते हैं अगला क्वेश्चन भी एक बार कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4A देख लो। क्वेश्चन नंबर 4A देखो जी, 4A भी देख लो। पहला क्वेश्चन तो कस्टम का है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। दूसरा देख लेना, ब्रीफली एक्सप्लेन, ध्यान से पढ़ना रही, ब्रीफली एक्सप्लेन वेदर द फॉलोइंग पर्सन आर लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन एज पर द प्रोविजन ऑफ सीजीएसटी। इट मींस आपको ये बताना है क्या ये पर्सन लाइबल है या नहीं है, ये बताना है। आओ जी थोड़ा मैं जूम करता हूं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। सचिन एन एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ नॉन टैक्सेबल गुड्स। सचिन जो है वो एक्सक्लूसिवली नॉन टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई करता है, तो क्या वो रजिस्टर्ड करवाने के लायबल है या नहीं है? नहीं है। याद करो सेक्शन नंबर 23 अगर आपको ध्यान आता हो, 23 में क्या लिखा था? नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। उसमें क्या लिखा था कि अगर एग्जम्प्टेड गुड्स की, नॉन टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई कर रहे हो, उस केस में तुम्हें रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो पहला पॉइंट सेक्शन 23 में कवर हो गया। फिर दूसरा कह रहे हैं पर्सन मेकिंग इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई एग्रीगेटिंग 8 लाख। अब इस लाइन में कंफ्यूजन है, इस लाइन में कंफ्यूजन है। रटने वाला बच्चा होगा वो क्या बोलेगा? इंटर स्टेट सप्लाई है, सेक्शन 24 में कवर है, लाइबल है। जो समझने वाला बच्चा होगा ना वो ये समझेगा कि यार ये सप्लाई इंटर स्टेट तो है, बट ये इंटर स्टेट सप्लाई है किसकी? क्योंकि अगर ये सप्लाई गुड्स की है तो फिर तो वो 24 में कवर है, और अगर ये सर्विस की है तो आपको मैंने पहले भी कहा था सर्विस की अगर इंटर स्टेट सप्लाई करोगे उस केस में वो लिमिट एप्लीकेबल हो जाएगी 20 लाख की। एक बच्चा कहता है सर अगर गुड्स की है और हैंडीक्राफ्ट गुड्स की है तो भी तो लिमिट है, बिल्कुल सही बात है। और उसने मुझे बोला इंटर स्टेट सप्लाई है 8 लाख रुपए की है, तो भैया इसको मैं मानूं किसकी?
अगर मैं गुड्स की मानूंगा अदर देन हैंडीक्राफ्ट गुड्स तो भैया करवाना जरूरी है, अगर मैं सर्विस की मानूंगा तो करवाना जरूरी नहीं है। तो बच्चा कह रहा है हमें क्या करना है, आपको दोनों चीजें लिख के आनी है आपके, जबकि आंसर में इसने दोनों चीजें नहीं लिखी। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं, एग्जामिनर ने क्या बोला, आंसर ऑल्टरनेट हो सकते हैं, जो बेस्ट आंसर होगा वो आप लिख के आओगे। तो भैया अगर वो इंटरेस्टेड सप्लाई गुड्स की बोलता ना, फिर मैं बोलता मैंडेटरी अदर देन हैंडीक्राफ्ट गुड्स। अगर सर्विस की बोलता नॉट मैंडेटरी, उसने कुछ भी नहीं कहा, तो हम दोनों पॉइंट लिख के आएंगे भैया, गुड्स वाले केस में ये है और सर्विस वाले केस में ये है। बात क्लियर है? तो दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरा, वेयर द टैक्स ऑन गुड्स, वेयर द टैक्स ऑन गुड्स डेल्ट विद आर पेबल और रिवर्स चार्ज। अब अपने बोल दो रही, अब रिवर्स चार्ज। अब यहां पे ना उसने बोल दिया रिवर्स चार्ज, यहां पर भी कंफ्यूजन क्या है कि भैया अगर गुड्स रिवर्स चार्ज में कवर है तो रजिस्ट्रेशन करवाने की रिक्वायरमेंट है या नहीं, उसने ये क्लियर नहीं बताया किसको। बच्चा कह रहा है किसको, मतलब सर आपने हमें बताया तो था, आप हमें कंफ्यूज कर रहे हो। आपने हमें क्लास में कहा था कि रिवर्स चार्ज वाले केस में रिसीवर करवाएगा ही करवाएगा, सेक्शन 24 में कवर होता है, 10 लाख और 20 लाख की कोई लिमिट नहीं होती। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, बट याद करो मैंने ये भी सेक्शन 23 में बताया था कि अगर मेरा काम सिर्फ रिवर्स चार्ज में कवर है तो सप्लायर को रजिस्ट्रेशन करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो भैया सप्लायर 23 में कवर है, रिसीवर 24 में कवर है। तो उसने जो रिवर्स चार्ज वाला पॉइंट पूछा वो किसके लिए पूछा? अगर वो सप्लायर के लिए पूछ रहा है और वो सिर्फ रिवर्स चार्ज में है तो नहीं करवाना। अगर वो रिसीवर के लिए पूछ रहा है और वो सिर्फ रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करेगा तो 24 में करवाना पड़ेगा। तो भैया दोनों बातें लिख के आ जाना, क्योंकि एग्जामिनर के माइंड का भरोसा कुछ भी नहीं है, बिना बात के वो नंबर काट ले, हम नंबर क्यों कटवाएं? क्योंकि जब हमें दोनों प्रोविजन पता है तो हम दोनों पॉइंट लिख के आएंगे। उसके बाद देखो जी, जगदीश an individual who undertake cultivation of land by the labor of family or his own labor for producing paddy to the tune of 60 lakhs। अब आपने आप बोल देना जी एग्रीकल्चरिस्ट। एग्रीकल्चरिस्ट तो आप सब जानते हो, एग्रीकल्चरिस्ट आपके सेक्शन 23 में कवर होते हैं, पर्सन नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। तो ये कौन? एग्रीकल्चरिस्ट है ना। और एग्रीकल्चरिस्ट की डेफिनेशन आप सबने पढ़ी होगी सर, इंडिविजुअल जो खुद काम करे या फैमिली की लेबर से काम करे तो वो एग्रीकल्चरिस्ट बन जाता है। तो साफ साफ इंडिविजुअल भी है, कंडीशन भी सेटिस्फाइड कर रहा है तो इसको करवाने की लाइबिलिटी नहीं है, ये बात ध्यान दो, चाहे वो टर्नओवर 20 लाख और 40 लाख से ऊपर ही क्यों ना हो। अगला पॉइंट, रंजन a trader is coming to Mumbai from Bangalore for an exhibition. The exhibition is to continue for 7 days in Mumbai. Ranjan expect supply of goods 8 लाख। आपने आप बोल दो रही, ये कौन हो गया? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। और आप सब जानते हो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन करवाएगा 24 में, प्रोवाइडेड ये हैंडीक्राफ्ट गुड्स ना हो। तो भैया देखने से कहीं लग नहीं रहा हैंडीक्राफ्ट गुड्स हैं तो इसे करवाना मैंडेटरी है, ये बात ध्यान दो। बट आप फिर भी लिखाना कि हैंडीक्राफ्ट गुड्स वाले केस में 20 लाख रुपए की लिमिट एप्लीकेबल हो जाती है। तो बताओ ये 5 नंबर का क्वेश्चन था, और क्वेश्चन में है क्या? कुछ भी नहीं है। रजिस्ट्रेशन के चैप्टर का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने 5 नंबर का आपके एग्जाम के अंदर आया हुआ है। ठीक है जी, तो खुद सोच के बताना एग्जाम मुश्किल क्यों बन जाता है? क्योंकि 3 घंटे के अंदर माइंड ना इतना प्रेशर से भर जाता है, हमारा माइंड चलना बंद हो जाता है। तो सर वो 3 घंटे बस हमारा माइंड अगर स्टेबल हो गया, अगर 3 घंटे हम ये सोच के बैठ गए कि जितने क्वेश्चन आते हैं पहले वो करूंगा, सही तरह से करूंगा, रीजनिंग, इसके बाद मुझे सीएस बनना है कुछ ही घंटों के बाद, मुझे अपने करियर से खेलना नहीं है बिना बात के अपने माइंड को टेंशन में लाके, तो आपका एग्जाम बहुत बढ़िया होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 5 नंबर का बना। आगे बढ़ सकते हैं, अगला क्वेश्चन देख लो। अच्छा, इससे अगला क्वेश्चन बच्चों को पता नहीं क्यों मुश्किल लगा था, और क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है अगर बच्चे ने इनकम टैक्स और जीएसटी थोड़ा कम ध्यान से पढ़ाओ। क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन आज के सेशन का, आज हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद ना, अच्छा एक बार सुन लो पहले, इस क्वेश्चन करवाने से पहले एक तो एक क्वेश्चन नंबर 5 है, इसकी पहले फोटो क्लिक करो, ये सी और डी पार्ट की, ये आपने घर से करके आना है। इसका आंसर आप करके आओगे, कसम है आपको गीता की, कसम लगेगी माता रानी की, ध्यान रखना नालायकों, अगर आपने इसका आंसर पहले देखा, आंसर पहले खुद निकाल के आओ, और आंसर मत देखना गाइडलाइंस आंसर से, पाप लगेगा। अगर आपने आंसर पहले देखा, आपने खुद निकाल के आना, फिर हम यहां पे चेक करेंगे। तो सी और डी आपने ये करके आना है, और सबसे बढ़िया क्वेश्चन ईबी, ये ईबी करके आना है, ईबी करके आना है जी, ये भी करके आना है। अभी जीएसटी खत्म नहीं हो, ध्यान रखना, आपके ओल्ड सिलेबस की बात कर रहा हूं। और एक क्वेश्चन जो 6th आया था ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया था, और कमाल की बात देखो, एक क्वेश्चन, सिर्फ एक क्वेश्चन अकेला 15 नंबर का, ये क्वेश्चन नंबर 6 आप चेक कर लो, अकेला 15 नंबर का एक क्वेश्चन, जो आज तक ना तो न्यू सिलेबस के अंदर बना, और मुझे उम्मीद भी नहीं है कि कभी 15 नंबर का क्वेश्चन बनेगा भी। आपके ओल्ड के अंदर बन गया था पिछली बार, बच्चा इसमें कंफ्यूज हो गया था, कह रहा समझ नहीं आया है क्या।
आप ध्यान से पढ़ के आना, बहुत ध्यान से पढ़ के आना। और एक बात मेरी मान लेना, क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते डायग्राम ड्रॉ कर लेना। अब जो डायग्राम आप ड्रॉ करोगे ना, अगली क्लास में दिखाऊंगा, आपके 15 नंबर पक्के हो जाएंगे। आपने ये दोनों क्वेश्चन कर से करके आने हैं, ठीक है। इसकी फोटो क्लिक कर लेना, आंसर मत देख के आना, आपका ही नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है। लो जी, अब आ जाओ लास्ट क्वेश्चन पे आओ। इधर देखो क्या कहना चाह रहे हैं, यहां पे कहना चाह रहे हैं मिस्टर अविनाश हैज रिसीव्ड नेट अमाउंट ऑफ 3,24,000। अब पहले तो बताओ, वो ये बात कहना चाह रहे हैं नेट अमाउंट 324 आफ्टर टीडीएस, ये नेट अमाउंट रिसीव हुआ है 3,24,000 रुपए मेरे हाथ में है नेट, टीडीएस कटने के बाद, ठीक है जी। फ्रॉम किससे? फ्रॉम वोएगर लिमिटेड 5 फरवरी 2019 फॉर टैक्सेबल सर्विस रेंडर्ड इन द मंथ ऑफ जनवरी 19। द नेट पेमेंट इज आफ्टर, ये जो नेट पेमेंट है ना, ये आफ्टर टीडीएस अंडर सेक्शन 194J। अब बच्चा कह रहा है भाई साहब ये 194J है क्या? ये 194J है प्रोफेशनल सर्विस वाला, जिसमें प्रोफेशनल सर्विस पूरे साल की 30,000 से ऊपर होती है तो 10% टीडीएस कटता है, ठीक है। अगर आपको ध्यान आ रहा हो वहां पे टेक्निकल सर्विस प्रोफेशनल सर्विस आती है, तो भैया टीडीएस 10% कट चुका है। और फिर कहना चाह रहे हैं यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द फॉलोइंग, आपको आंसर देना है क्या? फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई दैट इज द वैल्यू एट विच जीएसटी हैज बीन चार्ज, मतलब जिस पे जीएसटी चार्ज होगा वो वैल्यू निकालो। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ टीडीएस, टीडीएस बताओ, और फाइंड आउट द सीजीएसटी और एसजीएसटी एट द रेट 18%, ये बताओ। 3 क्वेश्चन एक क्वेश्चन में, और क्वेश्चन 5 नंबर का है। पहले तो मुझे एक बात बताओ जी, अब जिस बच्चे को थोड़ा बहुत इनकम टैक्स ध्यान है, ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों ने तो सारे चैप्टर किए होंगे ना, न्यू सिलेबस वाले बच्चों ने तो किए नहीं होंगे, क्योंकि एग्जीक्यूटिव लेवल में उन्होंने पढ़ा होगा टीडीएस का चैप्टर एक। बट अगर एग्जीक्यूटिव का भी ध्यान आ रहा हो, न्यू सिलेबस वाले बच्चों को भी याद करो, मैंने आपको बताया होगा एग्जीक्यूटिव के इनकम टैक्स के अंदर कि जब भी आप जीएसटी एप्लीकेबल करते हो, तो जीएसटी एप्लीकेबल करते हो टीडीएस हटाने के बाद, क्योंकि टीडीएस की वैल्यू पर कभी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता। इट मींस जब भी आप वैल्यू पर जीएसटी लगाओगे ना, तो उसमें टीडीएस बाहर निकाल दोगे, फिर जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू पर जीएसटी लगाते हैं। टीडीएस कभी भी ऐड नहीं किया जाता वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई में, बस ये बात ध्यान देना। अब उसने मुझसे क्या बोला है, ये 3,24,000 पे नेट अमाउंट है और इसमें टीडीएस कट चुका है, टीडीएस कट चुका है और जीएसटी भी है। अब एक बात मैंने सोच के बोलना, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विस, मुझे वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विस बतानी है, बताओ मैं कैसे निकालूं। अब ये सोच के बोलना, इधर देखो ध्यान से। अब ये वैल्यू जो है ना, ये वैल्यू जो है ये किसके बराबर है, पहले तो वो निकालो। ये किसके बराबर है पहले वो निकालो। एक बात सोच के बोलना, मान लो बहुत ध्यान सुना, आप गलती करोगे, मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल लगा जबकि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। मान लो मेरी वैल्यू है 100, मेरी वैल्यू 100 है। अब अगर वैल्यू 100 है तो 18% जीएसटी है, 18% जीएसटी, 18% जीएसटी, और टीडीएस है 10, टीडीएस 10 है। एक बार दोबारा बोलूंगा। अच्छा, अब ये जो 10 टीडीएस किस पे कटेगा? 10 टीडीएस, क्योंकि प्रॉब्लम क्या, बच्चा पता क्या बोलता है, सर आप गलत लिख रहे हो, क्योंकि वैल्यू 100 जीएसटी 18, तो ये हो गया 118, तो टीडीएस तो इस पे कटेगा नहीं। टीडीएस आपको मैंने पहले भी कहा था, टीडीएस 100 पे कटेगा ना सर, जीएसटी ऐड होने के बाद कभी टीडीएस नहीं कटेगा, और ना ही टीडीएस ऐड होने के बाद जीएसटी लगेगा। मतलब ये जो 18 है ये भी 100 पे लगना है, और ये 10 जो है ये भी 100 पे लगना है, तो जीएसटी 18 टीडीएस 10। अब टीडीएस तो माइनस होगा और जीएसटी ऐड होता है वैल्यू में। अब सोच के बोलना, ये वैल्यू जो है अब किसके बराबर है? अगर वैल्यू 100, 18 जीएसटी और 10 अगर टीडीएस माइनस कर दूंगा तो ये वैल्यू मेरी 108 के बराबर है। सर ये हमें समझ में नहीं आया। सर कसम से हमें समझ में आई नहीं, आप ये कहना क्या चाह रहे हो? एक बात मैंने सोच के बताओ, इस क्वेश्चन को मत देखो, नॉर्मल बात करो, नॉर्मल बात करो कि भैया ये वैल्यू कितने परसेंट के बराबर है, मुझे वो निकालना है। अब सोच के बोलना सर ये वैल्यू आई कैसे होगी? उसने बोला टीडीएस हटाने के बाद आफ्टर टीडीएस है, तो भैया लेट एज्यूम मेरी वैल्यू 100 है, इसका जीएसटी कितना हो गया 18, टोटल कितना आ गया 118, 118 आ गया ना। बट 10 तो टीडीएस भी कटा होगा, 10 तो टीडीएस भी कटा होगा ना, क्योंकि ये नेट अमाउंट है, नेट, इसमें जीएसटी इंक्लूड है, टीडीएस भी कट चुका है। अब भैया मुझे निकालनी है वैल्यू, तो जीएसटी इंक्लूड मतलब 118, टीडीएस माइनस, टीडीएस माइनस किसका? 100 का, तो मतलब 10 टीडीएस माइनस, तो 108 के बराबर हो गई ना। तो अगर ये वैल्यू 108 के बराबर है तो एक बार आप चेक करना,
3,24,000, एक बार देखते हैं, 3,24,000 अगर 108 के बराबर है तो भैया 3,24,000 अगर 108 के बराबर है तो 100 कितना आएगा, 3 लाख रुपए की मेरी वैल्यू निकल के आ गई। ये मेरी वैल्यू टैक्सेबल सप्लाई निकल गई 3 लाख रुपए की। ठीक है जी। तो ऑलवेज ये बात ध्यान देना सर, जब भी ऐसा क्वेश्चन बनेगा दोबारा से तो बहुत ध्यान से करना, क्योंकि बच्चा गलती ये करता है, या तो वो पहले करता है 110 के ऊपर जीएसटी लगाता है, या वो 118 के ऊपर टीडीएस काटता है। नहीं, जितनी आपकी वैल्यू है, मान लो वैल्यू अगर मेरी 100 है, अगर एक्स मान लोगे एक्स से भी काम चल जाएगा, 100 मान लोगे 100 से भी काम चल जाएगा। और ये बातें आपने बचपन में की होगी, जब टीचर और मैडम बोलती थी एज्यूम करो एक्स या एज्यूम करो 100, मैंने वही किया। तो 100 में 18 जीएसटी लगा 118, 10 टीडीएस कटा 108, तो ये वैल्यू 108 के बराबर है। तो भैया 3 लाख मेरी वैल्यू आ गई। अब अगर 3 लाख मेरी वैल्यू हो गई तो अपने आप बोल दो उसका 10% टीडीएस अब कितना आ गया, अब 3 लाख का लगेगा ना, तो कितना आ गया, 30,000 पे टीडीएस आ गया। और जीएसटी 9% निकाल दो, 3 लाख का 9% 27,000 सीजीएसटी, 27,000 एसजीएसटी, ये आपका आंसर निकल के आएगा। और एक बार इसका आंसर भी मैं आपको दिखा दूं, इसका आंसर एक बार देख लेते हैं, आंसर क्या है हमारा। ये रहा, देखो इन्होंने यहाँ पे एक्स माना है जी, आपके क्वेश्चन में उसने एक्स माना है। देखो पहले एक्स माना वही, फिर 1.18, फिर ये माइनस कर दिया, फिर 1.08, फिर वो 3 लाख, और ये देखो 30,000 पे टीडीएस, और ये 27,000 पे क्या आ गया, ये आ गया। और देखो वही सर्कुलर दिया हुआ इनकम टैक्स का, कि जब भी आप निकालते हो जीएसटी कंपोनेंट फॉर दोस पर्पस विल इंक्लूड सीजीएसटी आएगा। और उसने क्या बोला है, clarified that GST on service component has been indicated separately in the invoice, then no tax would be deducted at source under chapter 17B on income tax on such GST component। वही कह रहे हैं ना कि भैया टीडीएस जो है वो जीएसटी कंपोनेंट पे कभी डिडक्ट नहीं होता, ये वही बात कर रहे हैं। ये देखो सर्कुलर आपके सामने है, एक बार इसको मैंने जूम कर दिया, इसको आप पढ़ भी लेना, और आपके गाइडलाइंस आंसर के अंदर भी है, और ये आपने इनकम टैक्स के अंदर भी क्या होगा, आज का सर्कुलर नहीं है, ये बहुत पहले का, देखो 2017 में सर्कुलर आया था। तो ये तो ये, और उससे पहले सर्विस टैक्स के अंदर भी सेम सर्कुलर था। फिर जब जीएसटी आया तो गवर्नमेंट ने दोबारा क्लैरिफाई किया कि जो सर्विस टैक्स में कॉन्सेप्ट था वही सेम जीएसटी में भी एप्लीकेबल है। तो उन्होंने एक्स मान के किए, एक्स मान के कर लो, अगर 100 मान के करना है तो आप 100 मान के कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपके ओल्ड सिलेबस के हैं सर, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी नहीं बने आपके अंदर, तो ओल्ड सिलेबस के अंदर तो बने ही नहीं थे इतने। ठीक है, ओल्ड न्यू सिलेबस के अंदर तो फिर भी बने थे, ओल्ड के अंदर नहीं बने, ओल्ड के अंदर सारे प्रोविजन बेस्ड वाले क्वेश्चन बने हैं। तो यह प्रोविजन बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, अच्छे से प्रोविजन पता हो, कितने आंसर कैसे लिखने हैं वो सारी बातें पता हो। और जब भी आप एग्जाम देने के लिए बैठो तो आप ये सोच के बैठो कि मेरी जिंदगी का लास्ट एग्जाम है, सबसे बेस्ट एग्जाम मुझे देना है, जितना मुझे आता है, जो मेरे दिल के अंदर बातें हैं वो मुझे लिख के आनी है, तब जाके आपके बहुत बढ़िया नंबर आएंगे। और पेपर मुश्किल नहीं आता सर, आपने देख लिया होगा, आपको इतना लगा होगा कि हाँ भाई 14 नंबर वाले क्वेश्चन मुश्किल लगे होंगे, बाकी आपने पहले भी पढ़े थे, एग्जीक्यूटिव के अंदर भी पढ़े थे। इवन अगर आपका एग्जीक्यूटिव का भी जीएसटी स्ट्रॉन्ग है ना, तो भी ये क्वेश्चन आपके आराम से हो सकते हैं, प्रोफेशनल तो छोड़ ही दो। ठीक है, और अगर एग्जामिशन आपने की हुई या रीड की होती तो फिर बल्ले बल्ले हो जाती, बट इस बार आपने बल्ले बल्ले करके आनी है, चाहे वो न्यू सिलेबस वाले हो चाहे वो ओल्ड सिलेबस वाले हो। और इनकम टैक्स और कस्टम भी हमें रिवीजन करनी है, उसका आप टेंशन मत लो, वो भी करा दूंगा, बट पहले अपना जीएसटी पे पूरा माइंड लेके आओ। ठीक है नहीं, चलो तो फिर बाकी अब आपने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 एक बार बस आपने ये घर से पढ़ के आना है, 5 और 6, ये दो क्वेश्चन, मतलब ये 3 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन नंबर ये 15 नंबर का, ये आप अगर घर से पढ़ के आओगे तो नेक्स्ट क्लास में आते ही पहले आधे घंटे में ये कंप्लीट करके दिसंबर 19 के पेपर हम पूरे पैकअप कर देंगे, और फिर हम करेंगे जून 19 और देन फिर इनकम टैक्स और कस्टम। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और बाकी धीरे धीरे बच्चे अब कम आने स्टार्ट हो गए हैं बहुत ज्यादा, अब मुझे नहीं पता वो कम क्यों आ रहे हैं, या तो उन्हें बहुत ज्यादा ज्ञान हो गया, या उनको लग रहा है कि बेकार की बातें चल रही हैं, सारा तो हम खुद भी कर सकते हैं, अच्छी बात है, बट करने से मतलब है मेरे को। बट अगर आओगे तो बहुत बढ़िया लगेगा, बहुत सारी बातें सीखने को मिलेंगी, ये पता लगेगा गलतियां होती क्या हैं। और आपके सामने आप खुद देख लो, पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन में नोट भूल गए थे तो उसमें बोल दिया मैंने, ठीक है, ये एग्जाम्प्ट है, और जब नोट पढ़ा तो टैक्सेबल है। तो ये चीजें होती हैं सर, और ये साथ बैठ के जब डिस्कशन करते हैं ना तब ये बातें पता लगती हैं। तो आपको देखने में लगता है कुछ भी नहीं है, बट अगर क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा वहीं आपके 3 या 5 नंबर गए। तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, बस ये बात ध्यान देना। ठीक है, चलो फिर बाकी मुलाकात करेंगे जी नेक्स्ट सेशन में, अब सेम टाइम सेम जगह अगले दिसंबर 19 के पेपर के साथ, और फिर हम आगे चलेंगे। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच। और ये क्वेश्चन आपने एक बार घर से पढ़ के आने हैं, उसके आंसर आपने निकाल के आने, ठीक है। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर।
खुश रहो, मुस्कुराते रहो, अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो। लव यू सो मच। और डेली सुबह भी आते रहो और डेली शाम को स्टूडेंट दरबार में तो आना ही है। और जो सुबह मैंने सफलता के रहस्य वाली सीरीज स्टार्ट किया उसमें भी जरूर आना। ठीक है जी, बहुत सारी बातें आपको भी सीखने को मिलेंगी, चाहे जितना मर्जी ज्ञान हो सर, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमारे दिल पे छू जाती हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप डेली सुबह भी आओगे। ठीक है, बाय बाय, लव यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।